हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर अनसॉल्व्ड जो 2016 का पेपर है। उसमें फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम, क्योंकि आप लोग के बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर की स्कीम जारी हो, अवध यूनिवर्सिटी की पेपर की स्कीम जारी हो चुकी है और पेपर जो है वो 28 तारीख से है, जिसमें से सेकेंड ईयर के पेपर 5 नवंबर से और फर्स्ट ईयर के पेपर 28 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए हम आपको अनसॉल्व सॉल्व करा रहे हैं। ये अनसॉल्व जिन छात्रों ने क्लास नहीं ली है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसने क्लास ली है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें जो भी आपके 2016 का जो पेपर है, जो भी क्वेश्चन आए हैं, उसका एक व्याख्यित रूप, एक लेक्चर रूप आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। साथ साथ उसमें नोट्स भी है, जिसको आप सुनने के बाद आपका वो क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हो जाएगा और किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है वो भी आपको पता हो जाएगा, तो जिससे आप परीक्षा में अच्छे से अपना पेपर हल कर सकेंगे। इसी तरह से आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे पेपरों का, लेकिन आज पेपर का पहला वीडियो है 2016 अनसॉल्व्ड 2016 का, जिसमें से नॉलेज एंड करिकुलम का है। इसमें सेक्शन ए पे सबसे पहले हम चलते हैं। आप जैसे ही भी बीए में पेपर दिए होंगे, सबको पेपर दिए होंगे, आप जानते हो 3 सेक्शन में पेपर आते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं जो 2 से 6 तक के क्वेश्चन नंबर में होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में अथवा लगा होता है, मतलब उस दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे अथवा के साथ, आप ये करें या ये करें। ऐसे ही तीसरे, ऐसे ही चौथे, ऐसे पांचवें, ऐसे छठे। तो वो 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 8 पंचे 40 नंबर हुआ और 10 नंबर ये 50 नंबर ये हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके आते हैं 5 क्वेश्चन जो 7 से 11 क्वेश्चन नंबरों में होते हैं। 5 भी आते, कभी कभी 4 भी दे देते हैं, तो 7 से 10 में हो जाते हैं। तो वो 5 या 4 क्वेश्चनों में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 15 नंबर के क्वेश्चन है। 15 दुना 30, तो इस 50 और 30 80 नंबर का आपका पेपर होता है। 20 नंबर आपका इंटरनल होता है जो कॉलेज द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था 2016 में प्रथम पशुपत्र में, वो था विद्या और अविद्या का अर्थ, कि विद्या क्या है और विद्या क्या है। विद्या और अविद्या की जो व्याख्या की गई है वो उपनिषदों में की गई है, लेकिन पहले जानते हैं वैदिक साहित्य, जो हमारा वैदिक सभ्यता है, उसके वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, मंत्र साहित्य, आरण्यक और उपनिषद। तो इस विद्या और अविद्या का जो व्याख्या किया गया है वो उपनिषदों में किया गया है। उपनिषद वर्तमान में अगर कहें तो 11 उपनिषद एवं उसके भाष्य हैं, जो वर्तमान में माना गया है कि इस समय 11 उपनिषद एवं भाष्य है। तो विद्या की जो व्याख्या उपनिषद में जो की गई है वो है ब्रह्म ज्ञान से। इसमें साफ साफ लिखा है उपनिषदों में विद्या का प्रयोग ब्रह्म ज्ञान के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? ब्रह्म ज्ञान के लिए। हमने कहा 11 उपनिषद है, तो मुंडको उपनिषद पर ब्रह्मा परमात्मा को विश्व का परम सत्ता मानता। मुंडको जो उपनिषद है ऊपर ब्रह्म परमात्मा को विश्व का परम सत्ता मानता है, सबसे बड़ी सत्ता मानता है और सभी प्राणियों में व्याप्त मानता है। वो ये मानता है कि ये सभी प्राणियों में व्याप्त है, यही संसार का संचालन, नियमन एवं नियंत्रण करता है, यही संसार को चला रहा है, यही संसार को कंट्रोल कर रहा है, यही संसार का नियमन कर रहा है। और इसी तत्व की अर्थात परब्रह्म परमात्मा के तत्व की अनुभूति कराना ही क्या है? विद्या है। कौन कह रहा है? मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। मैं से तात्पर्य यहाँ आत्मा से है,
आत्मा को ईश्वर का अंश मानता है, इसीलिए कह रहा हर प्राणियों में ईश्वर व्याप्त है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है। अब अविद्या क्या है? तो अविद्या के लिए कठोपनिषद ने कहा है कि परब्रह्म परमात्मा को ही, ये इन्होंने भी कहा, परब्रह्म परमात्मा को ही सत्य मानना विद्या है, इन्होंने कहा। और इस संसार को सत्य मानना क्या है? अविद्या है। इसको, इस संसार को सत्य मानना अविद्या क्या है? जो इस संसार को सत्य मानता है, इस संसार को ही सब कुछ मानता है, वही क्या है? अविद्या है। कठोपनिषद ने कहा है सुख प्राप्त के दो साधन है। कितने? दो साधन है, श्रेय एंड प्रेय। श्रेय को ने कहा है कि श्रेय सुख जो है वो है कि परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर हम अनंत सुख की प्राप्त कर सकते हैं, वो श्रेय सुख का बात करें। किसकी? परब्रह्म परमात्मा का हम ज्ञान प्राप्त करके अनंत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, वही हमारा क्या है? श्रेय। और प्रेय क्या है? प्रेय इस संसार रूपी सुख को प्राप्त करना, जो कि क्षणिक होता है, सुख के बाद दुख आता है। ऐसा तो नहीं है कि सुख लगातार रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही होता है। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का सुख जो होता है वो कभी न समाप्त होने वाला सुख होता है, उसका ज्ञान अगर होगा। और सांसारिक ज्ञान, सांसारिक सुख को सही मानने वाले को क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। ये विद्या और अविद्या की परिभाषित उन्होंने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर का है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, 50 शब्द मैक्सिमम लिखने होते हैं, तो आप जितना बोला जाए उतना ही लिखिए। इतना तो हमने बहुत ज्यादा व्याख्यात कर दी, क्योंकि कभी कभी ये शॉर्ट में भी आता है। जितने आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ 1 नंबर के दिख रहे हैं, कभी कभी ये 8 नंबर में भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो उस तरह से आप उसको व्याख्यात कर सके, इसलिए हम इसका यहाँ व्याख्यात करके बता रहे हैं। 1 नंबर में आया तो 1 नंबर के हिसाब से लिखना है कि आपको 2, 3, 4 लाइन में खत्म कर देना है अपने आंसर, और 8 नंबर में आया तो 1.5 से 2 पेज में आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब लिखे तो एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बीच में थोड़ा अंतर जरूर दे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जब लिखे तो 2, 4, 6 लाइन का अंतर जरूर दें, और सही से प्रश्न नंबर जरूर डालें। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव मूल्यों के परिवर्तन में सामाजिक परंपरा की क्या भूमिका? सामाजिक परंपरा, देखिए उससे पहले हम देखते हैं मानव मूल्य क्या है। मूल्य क्या है? मूल्य आप लोग बाहर भी सिखाते हैं। मूल्य कहते हैं आपकी वैल्यूज, उसको कहते हैं कि आपका मूल्य, जैसा आपका मूल्य होता है वैसा आपका आचरण होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए लिखा है कि मूल्य का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता, वांछनीयता एवं महत्व। किसी चीज को हम कितना उपयोगिता देते हैं, किसी को कितना महत्व देते हैं, वही उसका मूल्य। समानता, किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है, जिन आदर्शों को समाज जिन आदर्शों को महत्व देता है और जिनसे समाज के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, उसी को क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। समाज जिन आदर्शों को महत्व देता है कि ये उसको महत्व दे रहा है, जिन संस्कारों जिन आदर्शों को महत्व दे रहा है और जिनसे वहां के व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित एवं नियंत्रित होता है, उसे क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। सामाजिक परंपरा की भूमिका देखिए। अतः सामाजिक परंपरा विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम, व्यवहार मापदंड जैसा होता है, हमारा व्यवहार भी उसी को होता है। समाज में जैसा आदर्श, जैसा नियम, जैसा चिंतन, जैसा परंपरा, जो चीज जैसा होता है, हमारा व्यवहार भी वैसा। समाज अगर चाहता है इस तरह व्यवहार को, तो हम इस तरह व्यवहार करते हैं। जैसा समाज व्यवहार चाहता वैसे तो करते हैं। समाज चाहता सबसे साथ प्रेम से रहो, प्रेम से रहना पड़ता है हमें। समाज सबके साथ लड़ाई करके रहना पड़ता है। समाज जैसा चाहता है, समाज के आदर्श, नियम, सिद्धांत, नैतिक महत्व जैसा होता है, वैसा ही हमारा व्यवहार नियंत्रित और निर्देशित होता है। यही व्यवहार हमारा मूल्य होता है, क्योंकि समाज जैसे जिसको महत्व देता है वो हमारा क्या है? मूल्य होता है। अभी हमने ऊपर बताया ना, जिन आदर्शों को, जिन सिद्धांतों को, जिन परंपराओं को समाज महत्व देगा, वही क्या होंगे? व्यक्ति के लिए मूल्य होंगे, वैल्यूज होंगे।
उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो ये था सामाजिक परंपरा की भूमिका। नेक्स्ट देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार तीसरा क्वेश्चन जो था, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म अगर बात करते हैं तो 1861 ईस्वी में कलकत्ता के एक सभ्य एवं संपन्न परिवार में हुआ था। किसमें? सभ्य एवं संपन्न परिवार में हुआ था, जिसके कारण बचपन से ही वेदों पुराणों का अध्ययन कर चुके थे और इन्होंने अपना जो दर्शन प्रतिपादित किया, इनका जो दर्शन था वो उपनिषदीय दर्शन का पोषक था, अर्थात उपनिषदीय दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित था इनका जो दर्शन था। इनके दर्शन में विश्व बोध की दर्शन की झलक मिलती है। इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जिससे द्वारा व्यक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति करता है। किस चीज की प्राप्ति करता है? भौतिक सुख की प्राप्ति करता है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति करता है और आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त करता है। भौतिक सुख प्राप्त करता है, जो सांसारिक सुख है उसको सुख की प्राप्त करता है, और आध्यात्मिक पूर्णता अर्थात परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त करता है, वही शिक्षा है। ध्यान रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है? वह सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति भौतिक सुख तो प्राप्त करता है, सांसारिक सुख तो प्राप्त करता ही करता है, साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करता है। अगर उद्देश्य की बात करें, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी शिक्षा के उद्देश्य पूछा जाए, किसी के भी शिक्षा के उद्देश्य हो, चाहे गांधी जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, आदर्शवाद हो, प्रकृतिवाद हो, किसी का भी शिक्षा का उद्देश्य पूछा जाए तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, अच्छे नागरिक बनाना, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, ये सारी लगभग सब में कॉमन है। एक दो से ऊपर नीचे हो जाता है और लोगों का लगभग, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप लिख देंगे सब में कॉमन है। तो उद्देश्य इनका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के लिए इन्होंने कहा कि बालक को शारीरिक कार्य करने दे, जैसे तैरने दे, उछलने कूदने दे, पेड़ों पर चढ़ने दे, तालाबों में डुबकी लगाने दे बच्चों को, जिससे उनका क्या होगा? शारीरिक विकास होगा। जिस चीज का ध्यान रखिएगा, बालक के जिस चीज का विकास करना होगा उस चीज का माहौल आप तैयार कीजिए, बालक के लिए उस चीज का वातावरण तैयार करिए, बालक को उस तरह के कार्य को करने के अवसर प्रदान करिए, तभी उसका उस चीज का विकास होगा। तो शारीरिक विकास के लिए शारीरिक कार्य करने, शारीरिक मेहनत करने, अर्थात दौड़ने कूदने, भागने, डुबकी लगाने, पेड़ पर चढ़ने, ये सब करने दीजिए। बौद्धिक विकास करना है तो बुद्धि वाला कार्य दीजिए, समस्या समाधान दीजिए, क्विज कराइए, बुद्धि वाला खेल दीजिए, जैसे तमन्ना करा है। तो इस तरह से कार्य करना। सामाजिक विकास के लिए उन्होंने कहा रुचि रुचान क्षमता के अनुसार उसको कार्य दीजिए, सामाजिक कार्य, सामाजिक विकास होगा। इनका हमने कहा विश्व बोध के दर्शन होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीयता की भावना इनका शिक्षा का उद्देश्य था। विश्व बोध के दर्शन का मतलब पूरे विश्व को एक समझना, पूरे कुटुंब को एक समझना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना, सबको आपस में भाईचारे के साथ रहने की शिक्षा देना। ये है इनका दर्शन कि सभी को अपना भाई समझते हैं, पूरे विश्व को। तो नैतिक विकास, व्यवहारिक कौशल का विकास, सांस्कृतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये सारे विकास करना इनके शिक्षा का उद्देश्य था। अगर 1 नंबर का है तो इतना इसे हेडिंग डाल लीजिए, 2 और 8 नंबर का है तो इस हेडिंग को क्या कर दीजिए? डिस्क्राइब कर दीजिए, 203 पेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में है प्लेटो और रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है। देखिए, प्लेटो जो आदर्शवाद के समर्थक थे, या यूं कहे आदर्शवाद प्लेटो के जो दर्शन है उसी पर आधारित है मैक्सिमम। इनको इसका प्रवर्तक भी माना जाता है प्लेटो को।
तो प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वो योग्य है। गांधी जी ने कहा है शरीर मन और आत्मा को क्या कहा है, सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करना। ये तो कहा शरीर मन और आत्मा का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास करना है। और इन्होंने क्या कहा कि शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य है। शरीर और आत्मा को क्या करना है, पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य, अर्थात उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उस क्षमताओं का पूरा विकास करना। क्योंकि हमारी जो हमारा विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के फलस्वरूप है। सिर्फ वंशानुक्रम के फलस्वरूप नहीं, सिर्फ वातावरण के फलस्वरूप। तो वंशानुक्रम के द्वारा जो गुण हमें मिले, जो अंतर्निहित शक्तियां हमारे अंदर आई हैं, उसका ऐसा वातावरण दो कि उसको हम पूरी तरह विकसित कर सके। ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह डेवलप ना कर सके। तो वही कह रहा है कि शरीर और आत्मा का पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वे योग्य, जितनी उनकी क्षमताएं योग्यताएं हैं उसके अनुसार। रूसो क्या कहते हैं, रूसो मानव की इंद्रियों का उनकी प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में विकास करने की बात करते हैं। मानव की इंद्रियों का, इंद्रियां आप जान रहे हैं, इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया होती, कर्म इंद्रिया होती। ज्ञान इंद्रिया 5 होती, कर्म इंद्रिया भी 5 होती। ज्ञान इंद्रिया कौन से, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 हो गई। कर्म इंद्रिया हाथ पैर, गुदा, मुख, जीवा, ये 5 कर्म इंद्रिया है। ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, कर्म करने वाले, ठीक है। जो कर्म करने वाले हैं उसमें गुद्दा भी है आपका कर्म करने वाला। तो वो चीज उसका पूर्णता विकास करना है। शिक्षा का कार्य मानव की इंद्रियों का उसकी प्रकृति के अनुसार प्राकृतिक वातावरण में विकास करना जिससे सुखपूर्वक जीवन जी सके। कहने का मतलब है कि बालक की प्रकृति जैसी है उस प्रकृति के अनुसार, प्रकृति का मतलब उसको जैसे जो करने की इच्छा है, उसकी रुचि रुझान जिसमें है, उसकी आदत जिसमें है, उसी के अनुसार उसके वातावरण तैयार करके उसको इंद्रियों का विकास करना जिससे वह सुखपूर्वक जीवन जी सके, वही शिक्षा है। शिक्षा का कार्य क्या है कि बालक की इंद्रियों का विकास करना। इंद्रियों का विकास किस आधार पर करना, जैसा उसकी प्रकृति है उस आधार पर करना जिससे वो सुखपूर्वक जीवन जी सके। इंद्रियों के विकास की बात बहुत कही रूसों ने, प्रकृतिवादी, ठीक है। प्रयोजनवाद, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां था, प्रयोजनवाद से कहता है ये पाश्चात्य दर्शन है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, ये सब पाश्चात्य दर्शन है, ध्यान रखिएगा। कैसे दर्शन है, पाश्चात्य दर्शन है। भारतीय दर्शन की बात करें, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, ये सब क्या है, भारतीय दर्शन। लेकिन भारतीय दर्शन में, सभी भारतीय दर्शन में परमात्मा की सत्ता को स्वीकार है, अर्थात परमात्मा को, ईश्वर को मानता है, आध्यात्मिक जगत को मानता है। कोई भी भारतीय दर्शन वो ईश्वर को जरूर मानता है। और जो अंतिम उद्देश्य होता है शिक्षा का वो होता है आत्मानुभूति। कोई भी भारतीय दर्शन हो, ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें सिर्फ आदर्शवाद ही है, जो ईश्वर की सत्ता को मानता है, उसको स्वीकारता है। और जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है वो आत्मानुभूति है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति। और कोई भी दर्शन नहीं, आदर्शवाद के अलावा कोई भी दर्शन, चाहे प्रकृतिवाद हो, चाहे यथार्थवाद हो, चाहे प्रयोजनवाद हो, चाहे अस्तित्ववाद हो, कोई भी दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। ये ध्यान रखिएगा
क्योंकि इसको अगर ध्यान रखेंगे तो आप एक प्रकार से पूरे जितने भी दर्शन हैं, जितने भी वाद हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जान जाएंगे कि कौन किसको मानता है। प्रयोजनवाद की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रयोजनवाद के प्राय पूछा है तो हमने इसकी परिभाषा दी है कि प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा, ध्यान रखिएगा कि पाश्चात्य दर्शन, ये पाश्चात्य दर्शन जो इस संसार को विभिन्न पदार्थों और उनकी क्रियाओं का परिणाम मानती है। जो इस संसार का निर्माण है, इस ब्रह्मांड का निर्माण है, विभिन्न पदार्थों, विभिन्न तत्वों, विभिन्न तत्व और उनके बीच की क्रियाओं को मानती है। साइंस भी जो यही मानता है, लेकिन हमारा अध्यात्म जगत नहीं मानता। अध्यात्म जगत मानता है कि ईश्वर ने बनाया। साइंस मानता ने विभिन्न पदार्थ थे, उसमें आपस में क्रियाएं हुई, क्रियाओं का फलस्वरूप ये सारी चीज बनी। वही चीज ये भी कह रहा है कि विभिन्न पदार्थ के तत्व और उनके बीच क्रियाओं का परिणाम मानती है, और इसी भौतिक संसार को सत्य मानती है, आध्यात्मिक संसार को नहीं मानती। ये जो भौतिक सुख है, जो भौतिक संसार है, इसी को ही सत्य मानती है, जो कि हमारे दर्शन इसको सत्य बिल्कुल नहीं मानता है। ये तो असत्य मानता है, ये तो माया मानता है, भ्रम मानता है। तो वही कह रहा, इस भौतिक संसार को सत्य मानती है, आध्यात्मिक संसार को नहीं मानती। ईश्वर के बारे में विचार ही नहीं करती वो कि ईश्वर है, नहीं मानती वो। वह ईश्वर के बारे में विचार ही नहीं करते। ईश्वर भी कोई किसी चिड़िया का नाम है। और जो ये हमारी आत्मा है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर का अंश है, जो उपनिषद में कहा गया है, अभी हमने पीछे बताया, विद्या विद्या बता, इसको बता रहा है पदार्थ जन्य चेतन तत्व है। ये पदार्थों से बना हुआ एक चेतन तत्व है। आत्मा को पदार्थ जन्य चेतन तत्व मानती, और जीवन को जो अंतिम उद्देश्य मानती है वो सुखपूर्वक जीवन जीना मानती है। क्या कहती है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन जीना है, और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें सामाजिक जीवन जीना पड़ेगा। कैसा जीवन? सामाजिक जीवन, अर्थात सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को मानना होगा। सामाजिक आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त कर हम सुखपूर्वक जीवन जी सकते हैं। ठीक, ये पूरी परिभाषा है। इसमें पूरा प्रयोजनवाद समाया, प्रयोजनवाद को एक समेट कर लाया हुआ। प्रयोजनवाद, ध्यान रखिएगा, व्यवहारिकता और सामाजिकता पर सबसे ज्यादा बल देता है। ठीक है, व्यवहार और समाज पर सबसे ज्यादा इसने बताया है। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। सोशियोलॉजी से प्रश्न है कि पाठ्यक्रम निर्माण के कौन से सिद्धांत हैं। देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत आप बुक्स में देखेंगे, बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, 10-12 सिद्धांत दिए, लेकिन जो मुख्यतः है जिसके अंतर्गत ये है, एक है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। समाजशास्त्रीय सिद्धांत ये है कि समाज की जो आवश्यकता है उसके अनुसार ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। जो समाज की आवश्यकता है, समाज जैसा चाहता है, समाज जो चाहता है वही तो पढ़ाया जाता है हमें। आप देख लीजिए कि समाज के इतर कोई चीज पढ़ाया जा रहा हो, जैसा समाज की आवश्यकता है, जो समाज चाहता है वही हमारा पाठ्यक्रम में होता है। तो पहला है समाजशास्त्रीय आधार। कौन सा? समाजशास्त्रीय सिद्धांत। दूसरा है दार्शनिक सिद्धांत। दर्शन हमारे हर चीज पर प्रभाव डालता है, वही हमारी शिक्षा की व्याख्या करता है, वही हमारे पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, वही हमारे शिक्षण विधियों को निर्धारित करता है। तभी वो हमारी समाज की आवश्यकता क्या है उस आधार पर, समाजशास्त्र के आधार पर, जो हमारे समाज की आवश्यकता है उसके आधार पर शिक्षा की क्या होनी चाहिए, अर्थ क्या होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, उन अर्थ और उद्देश्यों के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, सब कुछ निर्धारित कौन करता है? दार्शनिक। तो दार्शनिक सिद्धांत।
साथ साथ फिर थर्ड है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक की जब बात करे जाए तो बालक के व्यवहार उसमें ध्यान रखिएगा, तुरंत आ जाएगा। बालक के व्यवहार में बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक का वंशानुक्रम, बालक की आवश्यकता, मतलब बालक को देखकर बालक इस समाज में जो है उसकी रुचि, क्षमताएं, आवश्यकताएं कैसी, वो किस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहता है, किस प्रकार का पढ़ना चाहता है, उस प्रकार से हम पढ़ाएं। आज देखिए बाल केंद्रित शिक्षा दी जा रही है, आप पढ़े होंगे किस प्रकार की शिक्षा चल रही है, बाल केंद्र, अर्थात तो बालक की आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षा दी रही, जैसा बालक चाहता है उसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। तो यही चीज कह रहे हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ये नहीं कि बालक, आज के देखिए बालक की आवश्यकता है कि बालक देख रहे हैं टीवी वगैरह बहुत देखना चाह रहे हैं, तो प्रोजेक्टर द्वारा पढ़ाया जाए, देखिए सुनिए, दोनों दिखाया जाए, जिसमें रुचि ज्यादा है वही उसी तरह पढ़ाया जा रहा है। पहले था जमीन में बैठकर पढ़ते थे, लेकिन आज का बालक क्या हो सकता है कुर्सी मेज पे आराम से बैठ कर करेंगे। तो देखिए आज हर स्कूल में कुर्सी मेज है, प्राइमरी में भी जो परिषदीय सरकारी स्कूल है उसमें भी कुर्सी मेज आ रहा है। तो वही चीज है कि पाठ्यक्रम निर्माण में बालक की आवश्यकताएं देखी जा रही, बालक की समय रुचियां कैसी हैं, उस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है। और साथ साथ वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक सिद्धांत बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिकता जो है हमें किसी भी चीज के निर्माण में क्रमबद्धता लाती है, नियमबद्धता लाती है, सुव्यवस्थित रूप से करने को प्रेरित करती है। क्योंकि विज्ञान की परिभाषा जो है सुव्यवस्थित, सुसंगठित, नियमबद्ध, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहा है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहा है तो क्रमबद्ध रूप से उसको कर रहा है, नियमबद्ध रूप से कर रहा है, वस्तुनिष्ठ रूप से कर रहा है। वस्तुनिष्ठ रूप का तात्पर्य यह है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, जो है वही चीज करना। वास्तविकता जहां पर कहा गया कि वस्तुनिष्ठ रूप से कर रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा। और जहां वैज्ञानिक सिद्धांत की बात आएगी तो क्रमबद्ध रूप से, नियमबद्ध रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से कोई चीज कार्य करने की बात होगी, तो वहां वो कहलाएगा वैज्ञानिकता इसके अंदर है। अगर ऐसा कर रहा है तो वही कह रहा है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये चार मुख्य है, इसी के अंतर जो सारे आप देखेंगे सिद्धांत जो बुक में दिया है, इसी चारों के अंतर्गत ही दिया है, इसको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन इतना लिखिए आप खुद है, अगर ये आता है उसमें 8 नंबर में, तो इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं, इसको हेडिंग बना के इसके एक एक हेडिंग को सब हेडिंग में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब है 7वां क्वेश्चन, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है, लेकिन 1 नंबर में दे दिया। 1 नंबर में बहुत कम ये पूछा जाता है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। शिक्षा और दर्शन, दर्शन की अगर बात करें, शिक्षा तो आप पढ़े हैं, दर्शन की बात करें तो उपनिषदों में कहा गया है, उपनिषद में दृश्यते अनेन इत दर्शनम, अर्थात जिससे सत्य के दर्शन किए जाए वही क्या है, दर्शन। जिससे सत्य दिखाई दे वही दर्शन है, ये उपनिषद का है। दर्शन प्रत्येक व्यक्ति का भी होता है, आपका अलग दर्शन है। दर्शन से तात्पर्य किसी भी चीज के बारे में आपके पूर्णता नजरिया। दर्शन अगर व्याख्या किया जाए तो 3 पार्टों में भाग विभाजित है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा। दर्शन का जब आएगा क्वेश्चन तो उसमें हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे, भूलेगा नहीं आप दर्शन क्या है। एक बार बस समझ जाए, एक बार बस आपको हम लेक्चर दे दें तो दर्शन क्या होता है आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, उसको डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ देखते हैं दर्शन का शिक्षा प्रभाव। अभी हमने पीछे कहा दर्शन और शिक्षा का संप्रत्यय, जैसा समाज चाहता उसी के अकॉर्डिंग दर्शन शिक्षा का संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब उसका अर्थ बताता है कि शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इन मतलब और अर्थों के अनुसार उसके कैसे पाठ्यक्रम हो।
और जो पाठ्यक्रम है उसके लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, कैसे अनुशासन स्थापित किया जाए, किस प्रकार के अनुशासन की जरूरत है, शिक्षक किस प्रकार के हों, शिक्षार्थी किस प्रकार के हो, विद्यालय कहाँ स्थापित हो, समाज में हो, समाज के बाहर हो, या विद्यालय हो तो किस प्रकार के हो, इन सभी पक्षों पर दर्शन का प्रभाव रहता है। दर्शन ही बताता है ये कैसे हो, और यही बता के देता है सर। दर्शन ये निकाल के देता है, ये बताता है कि ये ऐसे होंगे, और उनको क्रियान्वित कौन करता है? शिक्षा। इसीलिए एक शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है और दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है। ध्यान रखिएगा, यहां देख लीजिए, दर्शन कैसा है? सैद्धांतिक पक्ष है, निकाल के देता है, और शिक्षा के द्वारा उस प्रक्रिया को क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। ठीक है, दर्शन सैद्धांतिक है और शिक्षा क्रियात्मक। एक नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, भाई शिक्षा दर्शन की क्या आधारशिला है? वो बना के देगा, जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो बांटेंगे कैसे? वो तो सिद्धांत है, ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब क्रियात्मक पक्ष। दर्शन को जीवित रखती है, दर्शन को एक मूर्त रूप प्रदान करते हैं। जो बताया है उसको एक क्या कर रहा है? मूर्त रूप प्रदान कर रहा है, मतलब दूसरों को बता रहा है, तैयार कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। जैसा दर्शन ने कहा है वैसा ही वो शिक्षार्थी को तैयार कर रहा है, और उसके द्वारा बताए गए जो चीजें उसने बताई, उसमें जो भी समस्याएं या उसके अलावा जो भी समस्याएं हैं उससे उसको परिचित कराते दर्शन। तो नई नई समस्याओं से भी परिचित कराती है। किससे? नई नई समस्याओं से भी परिचित कराती है। दर्शन को गतिशील भी रखती है। तो ये शिक्षा का दर्शन पर भी प्रभाव है, दर्शन का शिक्षा पर भी प्रभाव है। मतलब दर्शन तो बता के दिया, और शिक्षा ने क्या किया? उसको लागू किया, उसमें जो भी कमी आई उसको उसने बताया, इसको सुधार करो। उसके बताने वाली चीजों को एक नया, एक मूर्त रूप प्रदान करती है, उसको चलाए रखती है। तो ये सारा काम कौन करता है? शिक्षा करता है, और दर्शन वो बना के देता है। तो दोनों एक ही सिक्के क्या क्या है? दो पहलू है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। शिक्षा हटा दी, दर्शन अधूरा है। दर्शन हटा दी, शिक्षा, जब कुछ मैटर ही नहीं मिलेगा तो शिक्षा हम देंगे हम क्या? तो एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा है। तो जब एक के बिना दूसरा अधूरा हो, कि एक हट जाए तो दूसरे की कोई वैल्यू नहीं हो, तो वही क्या कहलाता है? एक ही सिक्के के दो पहलू कहलाते हैं। भाई एक तरफ ना हो तो दूसरे तरफ सिक्के का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। दोनों तरफ होगा सिक्का तभी तो मतलब होगा। तो इसीलिए कहा जाता है एक ही सिक्के के दो पहलू, क्योंकि एक के बिना दूसरा अधूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र को स्पष्ट कीजिए। ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा, शैक्षिक मनोविज्ञान पूछा, शैक्षिक समाजशास्त्र पूछे, कुछ भी पूछे, तो एक सिंपल सा परिभाषा हम आपको बता रहे हैं कि समाजशास्त्र के जैसे शैक्षिक, उसके आगे जो भी लगे, तो समाजशास्त्र के नियम और सिद्धांतों को शिक्षा में अनुप्रयोग या प्रयोग, जिसको हम कहते हैं कि क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र। जो समाजशास्त्र का नियम सिद्धांत सारे कुछ है, उसका शिक्षा में हम प्रयोग करें, वही क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र। वही चीज देखिए आगे इस परिभाषा में भी कह रहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या समाजशास्त्रीय तत्वों के आधार पर की जाती है। समाजशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके शिक्षा की जो व्याख्या है वो समाजशास्त्रीय आधार पर की जाती है, और शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल समाजशास्त्रीय हल प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, वही चीज कहा ना, शिक्षा में ये सारी चीज समाजशास्त्र प्रयोग हो रहा है, वही चीज है कि शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या किस आधार पर की जाती है? समाजशास्त्रीय आधार पर की जाती है, और समाजशास्त्रीय हल प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, आगे इसमें एक पॉइंट और भी हमने लिखा है कि एक परिभाषा और भी लिखी है कि शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन, ध्यान रखिएगा, चाहे मनोविज्ञान हो चाहे समाजशास्त्र हो, सबका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सब विज्ञान है,
विज्ञान का मतलब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ा रहे। विज्ञान का मतलब वो होता है कि क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, नियमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछ ले कोई विज्ञान कौन है, विज्ञान के विद्यार्थी भी देख रहे होंगे वीडियो। तो शैक्षिक समाजशास्त्र इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन है कि व्यक्ति सामाजिक समूहों में किस प्रकार से रहते हैं और इन समूहों में रहकर किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनको कुशल पूर्वक रहने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। मतलब जो व्यक्ति सामाजिक समूहों में किस प्रकार से रह रहे हैं और किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इनको कुशलता पूर्वक शिक्षा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा, मतलब इनको जैसे प्लेटो ने पीछे कहा था कि उनकी पूर्णता प्रदान करना है, शरीर और आत्मा से क्या करना है, पूर्णता प्रदान करना है जिसके वो योग्य हैं। तो वही कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं और कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करें और साथ साथ इनको कुशलता पूर्वक, इनकी कुशलता का पूर्णता विकास करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, ये भी इसका भी अध्ययन करता है। जो प्लेटो ने कहा वही बात ये कर रहे हैं। समझ में आया? पहला ऊपर वाला परिभाषा बहुत अच्छा है कि समाजशास्त्र के आधार पर उनके शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है और शिक्षा की समस्याओं का समाजशास्त्रीय हल प्रस्तुत करता है। बहुत सिंपल से एकदम सरल परिभाषा है। जो नहीं परिभाषा लिखी, जो हमने बताया वो भी परिभाषा है, वो भी लिख देंगे तो भी एक डंडी खींच जाएगी, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 9वां क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी शैक्षिक दर्शन में शिक्षक का स्थान। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक प्रकृतिवादी है जो शिक्षक के स्थान को लगभग नगण्य मानता है, और चाहे वो पाश्चात्य दर्शन हो, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, चाहे वो भारतीय दार्शनिक हो, चाहे पाश्चात्य दार्शनिक हो, प्रकृतिवादियों को छोड़कर सभी शिक्षक के को या शिक्षक का स्थान या शिक्षक के भूमिका को नगण्य नहीं मानते। शिक्षक की भूमिका को जरूरी मानते हैं सभी, कुछ ज्यादा जरूरी मानते, कुछ कम जरूरी मानते, लेकिन प्रकृतिवादी दर्शन ऐसा है जो लगभग नगण्य मानता है शिक्षक के स्थान को या शिक्षक की भूमिका। तो प्रकृतिवादी बच्चों के रुचि रुझान और योग्यता के अनुसार, जो बालक की रुचि रुझान और योग्यता है उसके अनुसार पर्यावरण तैयार करने वाला मानते हैं शिक्षक को। शिक्षक को बालक के रुचि रुझान योग्यता अर्थात उसकी प्रकृति के अनुसार पर्यावरण तैयार करके दे दो, बस उसमें कुछ करो नहीं, करने वाला मानते हैं। उसको ज्ञान देने वाला नहीं मानते, बल्कि पर्यावरण तैयार करने वाला मानते हैं, ज्ञान देने वाला नहीं मानते। बस उसके लिए पर्यावरण तैयार कर छोड़ दो, बस वो अपने आप कर लेगा, अपने आप सीख लेगा, शिक्षक की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ये तो था 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन था कि सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन थे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। उसमें है आदर्शवाद। आदर्शवाद का ये मूल्य होता है सत्यम शिवम सुंदरम मूल्य, जिसके द्वारा हम नैतिक जीवन जी सकते हैं। नैतिक जीवन जीकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सके, जो आदर्शवाद का अंतिम उद्देश्य। तो सत्यम शिवम सुंदरम किससे संबंधित है, आदर्शवाद से। तो ये वेरी शॉर्ट 10 क्वेश्चन खत्म हुए आज। 2016 के 1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी, हमने कहा ना कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ अथवा लगा होता है। देखिए वो एक पहला क्वेश्चन था, पहले का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खत्म। अब यहाँ दूसरा प्रश्न, दूसरे के साथ अथवा लिखे लगा है। दोनों अथवा का हमने व्याख्या की है। भूमंडलीकृत भारत के लिए शिक्षा का उद्देश्य और आधुनिक प्रजातांत्रिक भारत के लिए शिक्षक की भूमिका, दोनों के साथ अथवा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सेक्शन बी में भूमंडलीकृत भारत के लिए शिक्षा का उद्देश्य। भूमंडलीकृत भारत, भूमंडलीकृत भारत की यहाँ बात इसलिए कही गई है कि भारत का संबंध आज समय देश मतलब विश्व के प्रत्येक देशों के साथ है,
विश्व के प्रत्येक देश भारत में आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ के बच्चे विश्व के प्रत्येक देशों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का वहाँ के लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ये नहीं कि भारत अपने में सिमट कर रह गया। वसुधैव कुटुंबकम वाली काम कर रहा है कि पूरी वसुधा को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानने वाली बात करना। वसुधा मतलब पृथ्वी। तो भूमंडलीकृत भारत कहने का मतलब है ऐसा भारत जिसका संबंध विश्व के हर देशों के साथ है। आदान प्रदान विचारों का हो रहा है, व्यापार का हो रहा है, शिक्षा का हो रहा है, सब चीज संस्कृत का हो रहा है। ऐसे भारत के लिए देखिए हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति बड़ी हावी होती जा रही है। तो भूमंडलीकृत के कारण ही तो हावी हो रही है। तो हमने कहा ना, विचारों का हो रहा है, भाषा का हो रहा है, संस्कृत का हो रहा है, शिक्षा का हो रहा है, व्यापार का हो रहा है, सबका आदान प्रदान हो रहा है। इसलिए भूमंडलीकृत भारत शब्द इसमें ढाला गया। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो? विवेक का विस्तार हो, कि बालक के अंदर कैसा हो, विवेक का विस्तार हो, जिससे वो सही गलत की पहचान कर सके। अगर विवेक नहीं होगा तो उनको अपने ऊपर संयम नहीं रख पाएंगे, सही गलत का विचार नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो विवेक का विस्तार होना जरूरी है। नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत हो बालक के लिए। यहाँ देख लीजिए, यहाँ जितने चीजें लिखी हैं उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। बालक का जो हमने कहा था ना, शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, वसुधैव कुटुंबकम। जब भूमंडलीकृत की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर सकते हैं, का विकास, अच्छे नागरिक बनने का विकास, वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट आया होगा। देखिए कि नए ज्ञान के लिए इच्छा जागृत करना, कि नए नए भाई दूसरों के विचारों से आदान प्रदान हो रहा है, दूसरे से वहां जाके पढ़ रहे हैं, तो नए ज्ञान की हमारे अंदर इच्छा जागृत हो। व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था करना, व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर सके, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास हो सके। ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा के जिससे हम अपना क्या कर सके, जीवन यापन कर सके, आत्मनिर्भर बन सके, जो मोदी जी कहते हैं इस समय आत्मनिर्भर भारत बनने। जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, कि हम किसी को छोटा और बड़ा ना समझे। जनतांत्रिक का मतलब यह है कि सभी जहां समान हो, सभी के अधिकार जहां समान हो। ये ना हो कि ये दूसरे व्यक्ति को, इस जाति के व्यक्ति को या इस व्यक्ति को ज्यादा अधिकार प्राप्त है, हमें कम अधिकार प्राप्त नहीं। जनतंत्र वही कहलाता है जहां पर सबको समान अधिकार प्राप्त हो, सभी स्वतंत्र हो, एक दूसरे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होता हो, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाता हो, वो जनतांत्रिक देश कहलाता है। और आपके जनतांत्रिकता कब होगी? जब आप अपने मन से जनतांत्रिक होंगे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे, सभी को ये समझेंगे सभी के अधिकार समान। आपके अंदर जब ये भावना होगी तो वही कह रहा है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। जनतंत्र तभी सफल होगा जब आपके अंदर उस प्रकार की भावना होगी, लोगों के अंदर वो भावना होगी, तभी जनतंत्र सफल होता है। कुशल जीवन यापन की दीक्षा देना, कि अच्छे से जीवन यापन कर सके, व्यक्तित्व का विकास हो सके, नेतृत्व का विकास हो सके, उत्पादकता में वृद्धि हो सके। उत्पादकता की बात, शिक्षा में उत्पादकता की बात कोठारी कमीशन ने कही है। ठीक है, ये इसमें नहीं है। आपका भारतीय शिक्षा का इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें है, सेकेंड ईयर में आपका। तो उत्पादकता सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता, वह उत्पादकता हर क्षेत्र में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्पादकता। भाई हमने बच्चों को पढ़ा के निकाल दिया तो एक हमारा प्रोडक्ट ही तो निकला, उत्पादन तो हमने किया। ये थोड़ी ना है कि कोई सामान उत्पादित कर देना ही उत्पादकता कहलाती है। तो वही कह रहा, उत्पादकता में वृद्धि करना, सामाजिक एवं राष्ट्रीयता एकता का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, बौद्धिकता का विकास करना,
अच्छे नागरिक का निर्माण करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना। ये सारा क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है भूमंडलीकृत भारत के लिए। ठीक, इसको ये हेरेटिकल थियरी हमने बताई है, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एक एक लाइन में भी लिखेंगे तो 1.5 पेज में आ जाएगा, जितनी चीजें हैं 20-25 हेडिंग। ठीक है, इसी का अथवा देखते हैं हम। समझ में आ गया होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। कि आधुनिक प्रजातांत्रिक भारत में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो भारत आधुनिक प्रजातांत्रिक भारत है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? भाई शिक्षक क्या करता है? अभी हमने शिक्षा का उद्देश्य देखा इस भूमंडलीकृत भारत में, अब उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक अगर बात करें तो शिक्षक एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक एवं मित्र के रूप में होता है, मित्र के रूप में है प्रजातांत्रिक भारत। वो क्या करता है? छात्र के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है। शिक्षक का काम क्या है? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। एक नेतृत्वकर्ता के रूप में छात्रों का नेतृत्व करता है, उनको सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। किसका नेता होता है? अपने विद्यार्थियों का वो नेता होता है। जो देश के भविष्य है उनका नेता होता है। तो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में वो कार्य करता है कि उनको सही मार्ग पर जाएं, गलत दिशा में ना भटके। एक प्रशासक के रूप में होता है कि उनके ऊपर उनको सही चीजें सिखाता है और सही चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। हर व्यक्ति प्रशासक है, आप भी प्रशासक हैं, वो भी प्रशासक है। और प्रशासक अपने आप से भी होता है कि अपने कार्यों का भी प्रशासक वो होता है, अपने परिवार का प्रशासक करता है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेज जिसको कहते हैं। प्रशासक कौन है? मैनेज करता। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो किसी चीज का एडमिट करता है, जो वर्तमान में जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, जो वर्तमान में हमारे पास चीजें हैं, उनमें सर्वोत्तम रूप से मैनेज करना, वो किसका काम है? प्रशासक। जो सुविधाएं हैं शिक्षा में, उन सुविधाओं का सर्वोत्तम प्रयोग करके मैक्सिमम आउटपुट बच्चों तक पहुंचाना किसका काम है? शिक्षक का काम है। तो एक प्रशासक का रूप में कर रहा है ना, प्रशासक का भी तो यही काम है कि जो भी देख रेख करना ना, कोई चीज कैसा होगा वो कौन बताता है? प्रशासक बताता है। और प्रशासक किसी चीज को कैसा होगा, वो जो उपस्थित जो सुविधाएं हैं उसके पास उपस्थित जो इनपुट है उसके अनुसार ही मैक्सिमम आउटपुट देने की कोशिश करता है। अच्छा प्रशासक वही कहलाता है। एक मार्गदर्शक जो मित्र के रूप में कार्य करता है छात्रों के साथ, समाज निर्माण का काम करता है। ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहते हैं, कहा गया है कि अगर एक शिक्षक खराब हो जाएगा तो पूरा समाज खराब हो जाएगा। एक छात्र के खराब होने से समाज नहीं खराब होगा, एक छात्र के खराब होने से एक छात्र खराब होगा, लेकिन एक शिक्षक के खराब होने से पूरा समाज खराब हो जाएगा। क्योंकि शिक्षक समाज का निर्माण कर रहा है, क्योंकि विद्यालय समाज का ही लघु रूप है। परिजनवाद में कहा गया है, आगे हम और बात करेंगे इसमें। तो पूरे समाज के निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है? शिक्षक के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को वो बना रहा है। भाई वो अगर उन छात्रों को गलत दिशा में पकड़ा देगा तो समाज बिगाड़ जाएगा, और अच्छी दिशा में की तरफ मोड़ देगा तो समाज का निर्माण हो जाएगा, समाज का उद्धार हो जाएगा। तो समाज निर्माता के रूप में है, समस्याओं के समाधान करने वाले की भूमिका में है। जो भी समाज की समस्याएं हैं, जो भी छात्रों की समस्या है, उनका वो समाधान करता है। समस्या समाधान, भाई देश की समस्याओं का समाधान के लिए भी शिक्षक के पास पहुंचा जाता है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए।
शिक्षाविद ही बताते हैं इन समस्याओं का समाधान इस तरह से होगा। और समाज में आदर्श मूल्य स्थापित करने का काम भी शिक्षक ही करता है कि क्योंकि शिक्षक जैसा होता है वैसे ही छात्र, जैसा शिक्षक का मूल्य होता है, जैसा शिक्षक व्यवहार करते हैं, छात्र का व्यवहार भी उससे प्रभावित होता है। छोटे बच्चे तो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, बड़े भी प्रभावित होता है। आप अपने व्यवहार को देखिए, आप जिस शिक्षक से प्रभावित है उससे व्यवहार को आप अपनाए हुए होंगे। मंथन करके देखिएगा, ये एक 100% 100% सही बात कर रहा हूं मैं। तो आदर्श मूल्य जैसे उनके होंगे उससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, उसी प्रकार के आपके व्यवहार होगा, उसी प्रकार का आपका आचरण होगा, क्योंकि आपके जो आदर्श मूल्य होते हैं उसी प्रकार से आप अपना आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं। आचरण का मतलब व्यवहार करते हैं। और जैसे आपका शिक्षक का आदर्श मूल्य रहा होगा उसी प्रकार से आपका भी होगा। 100% नहीं तो काफी हद तक जरूर होगा जिस शिक्षक से प्रभावित हो। और समाज को सही दिशा में ले जाने का काम शिक्षक करते हैं। भाई शिक्षक अगर सही दिशा में नहीं ले जाएंगे तो आतंकवादी ही बनेंगे। शिक्षक के संपर्क में कहते हैं कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं, किताबें बहुत सारी है, सब कुछ है, लेकिन एक अच्छा नागरिक है, समाज को सही दिशा देने का काम तो शिक्षक करता है। शिक्षक नहीं रहेगा तो वैसे आप पढ़ लेंगे तो आप गलत दिशा में भी जा सकते हैं। ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा माइंडेड था, लेकिन वो सही दिशा में नहीं गया। अगर सही दिशा में जाता तो देश की भलाई के लिए बहुत कुछ कर सकता था। वो गलत दिशा में गया तो एक आतंकवादी, बहुत बड़ा आतंकवादी हो सकता। तो वही चीज है कि समाज को सही दिशा जो प्रदान करता है वो प्रदान करता है शिक्षक। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, प्रयोजनवाद का अर्थ बताइए और आधुनिक शिक्षा में किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अभी प्रयोजनवाद हम पीछे हमने परिभाषा देखी थी, यहाँ देखते हैं इसके अर्थ देते हैं। प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करती है। मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर, हमने कहा ना व्यवहारिकता और सामाजिकता की बात ही करती है, तो मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। इसका इसके अर्थ से भी है। प्रेग्मेटिज्म जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रेग्मेटिज्म कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के प्रेग्मा या प्रेग्मेटोस से बना है, टिकोस से, प्रेग्मेटिकोस से बना है। प्रेग्मा या प्रेग्मेटिकोस ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यवहारिकता अथवा क्रिया से होता है। किससे होता? व्यवहारिकता अथवा क्रिया। ठीक है। अतः यह दर्शन मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष पर ही विचार करता है। किस पर? व्यवहारिक पक्ष। जो व्यवहार करता है उसी पक्ष पर। उसके अलावा हमने कहा ना आध्यात्मिक पक्ष पर विचार ही नहीं करता। जो दिखाई देता है, व्यवहार तो हमारे दिखाई देते हैं ना, तो उन पक्षों पर ही विचार करता है और समय सृष्टि को क्रियाओं का परिणाम मानता है। वो हमने पीछे भी बता दिया। किस पर? व्यवहारिक पक्ष पर जो दिखाई देता है, उसके अलावा किसी और पक्ष पर विचार नहीं करता, सामाजिकता को मानता है। इसके इस परिभाषा हमने का वेरी शॉर्ट में दे दिया है, वही वाला है, तो उसमें सुन लीजिए। पाश्चात्य दर्शन प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है। क्या मानती है? इस ब्रह्मांड को विभिन्न तत्वों और क्रियाओं का परिणाम मानती है। इस भौतिक संसार को ही सत्य मानती है। इसके अलावा आध्यात्मिक संसार को वो नहीं मानती। ईश्वर के बारे में विचार ही नहीं करती और आत्मा को पदार्थ जन चेतन तत्व मानती। क्या मानती है? पदार्थ जन चेतन तत्व मानती है। और मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य
सुखपूर्वक जीवन जीना मानती है कि सुखपूर्वक जीवन जीना ही मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य है, और वह सामाजिक जीवन जीने अर्थात सामाजिक मूल्यों आदर्शों को पालन द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ये इसने बताया। तो ये तो परिभाषा पीछे हमने बात की थी वो थी, इसको हमने डिस्क्राइब भी किया था अच्छे से। अब इसकी भूमिका क्या है, इसकी प्रभावकता क्या है आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद की, तो देखें तो प्रयोजनवाद जो है वो स्वतंत्रता समानता की गुणों के विकास की बात करता है। समानता स्वतंत्रता, ये कौन जनतांत्रिक शिक्षा बात करती है। हमने जनतंत्र में कहा ना, सभी लोग समान होते हैं, कोई ना छोटा ना बड़ा होता है, सभी स्वतंत्र होते हैं, एक कोई किसी का गुलाम नहीं होता। तो वही जनतांत्रिक शिक्षा सामाजिक शिक्षा की बात करता है। कौन? प्रयोजनवाद। बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात करता है कि बालक जैसा चाहता है वैसे उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम को तैयार कराएं। और शिक्षा को वर्तमान जो परिस्थितियां उसके अनुसार तैयार करने की बात करता है, जैसा समाज चाह रहा है वर्तमान में। ये नहीं कि पीछे जो चला रहा है वही पढ़ाते, सो समाज परिवर्तित होता जा रहा है ना, तो उसी प्रकार से हम शिक्षा को भी परिवर्तित करते रहे। जो समाज की आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार उसको हम क्या करते रहे, परिवर्तित करते रहे। बालक के व्यवहारिक जीवन जीने हेतु तैयार करने की बात करता है। क्या करता है कि व्यवहारिक जीवन जिए। व्यवहारिक जीवन मतलब समाज के साथ रहकर जिए, जैसा समाज चाहता है उस प्रकार से जीवन जिए, इसकी ये बात करता है। किलपैट्रिक ने योजना पद्धति दी है, प्रोजेक्ट मेथड दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। इसमें आप जानते हैं योजना पद्धति, किलपैट्रिक के गुरु जो थे वो जॉन डेवी थे, और किलपैट्रिक ने जो योजना पद्धति दी, इसके अंतर्गत अगर थोड़ा सा एक लाइन में हम बताएं तो योजना के पद्धति या प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या करता है, टीचर सिर्फ गाइड समस्याएं प्रदान कर देता है, उस समस्या के समाधान के लिए सिर्फ गाइडलाइन देता है, मार्गदर्शन देता है, और समस्याओं का हल कौन निकालता है, बच्चे निकालते हैं। बहुत अच्छा मेथड है ये, आपने अगर पढ़ा हो तो बहुत ही पॉपुलर मेथड है योजना पद्धति, जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। नॉर्मली प्रोजेक्ट शब्द से आप परिचित हो। शिक्षा के क्षेत्र में एक नए अनुशासन जिसको कहा गया सामाजिक अनुशासन की बात इन्होंने की, कि समाज के नियम आदर्शों के अनुसार रहे, वही सामाजिक अनुशासन की बात इन्होंने कही। और शिक्षा को, उस विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। शिक्षा को समाज का लघु रूप किसने कहा है? जॉन डेवी ने कहा है, प्रयोजनवादियों ने कहा है। प्रयोजनवादी है जॉन डेवी, सबसे बड़े समर्थक हैं प्रयोजनवाद के। उन्होंने कहा है कि विद्यालय जो है वो समाज का क्या है, लघु रूप है। नेट में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो समाज के लघु रूप की बात कर रहे हैं कि जो, क्योंकि विद्यालय में हाँ समाज के प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति आते, तो एक प्रकार से समाज ही हो गया वो, तो विद्यालय को समाज का लघु रूप का। नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान शिक्षा की बात कही है इन्होंने। तो ये तो था प्रयोजनवादियों का या प्रयोजनवाद का शिक्षा में देन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका अथवा तीसरे का अथवा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या है, पहले थोड़ा सा ये जान ले। अवबोध को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, आप समझ गए होंगे। अब अवबोध शब्द नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग शब्द समझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अंडरस्टैंडिंग।
अर्थात दूसरे दो लोगों देश के लोगों के साथ, दूसरे देश के साथ हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, हमारी आपस में सहमति हो, हमारे आपस में बनती हो। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? कहते हैं ना कि हमारी तो इससे बनती है, तो वही बनने वाली बात, अर्थात हमारी इससे पड़ती है। तो वही चीज कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वो। देखिए लिख भी रहा है यहाँ पर, क्या लिख रहा है कि जब विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव का विकास होता है। समझ क्या है? विभिन्न राष्ट्रों के बीच समझ एवं सद्भाव होता है और वे एक दूसरे के सह अस्तित्व एवं किस पर? सह अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास करते हैं। किसमें? सह अस्तित्व एवं सहयोग में विश्वास करते हैं। तो इससे अंतर्राष्ट्रीयता या अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बात करते हैं। भाई जब किसी से आपकी बनती है तो वो आपके अस्तित्व को स्वीकार करता है, आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करता है, और वो आपको हमेशा सहयोग आप एक दूसरे को सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, रहते नहीं रहते? तो वही चीज, तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच से तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों के बीच, वहां के लोगों का, यहाँ के लोगों के बीच भी जब समझ एवं सद्भाव होता है, एक दूसरे से प्रेम कर पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, तो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध हमारा पाकिस्तान के साथ नहीं है, ध्यान रखिएगा, चीन के साथ भी खत्म होता जा रहा है, नेपाल के साथ, जापान के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ हो रहा है। तो ये सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। अब इस अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में शिक्षक की क्या भूमिका है? भाई शिक्षक, हमने कहा कि कोई भी गुण अगर बालक के अंदर विकास करना है तो किसके द्वारा होगा? शिक्षक द्वारा होगा। शिक्षक ही तो गुण का विकास करेगा। भाई बालक किसके पास सीखने जाता है कोई चीज का, या किसी अपने जो गुणों का विकास करने के लिए किसके पास जाता है? शिक्षक के पास जाता है। तो वो शिक्षक के पास जाएगा। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? उद्देश्यों को शामिल करता है, उसको शिक्षा के उद्देश्यों में, शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करता है, सभी राष्ट्रों के छात्रों के साथ समान व्यवहार करता है। हमने कहा नहीं किसी चीज का आपको बालक के अंदर किसी भी गुणों का विकास करना है तो उसके लिए वो परिस्थितियां तैयार करिए, उस प्रकार के उसको कार्य दीजिए जिससे अगर वो उस प्रकार की परिस्थिति आप तैयार कर रहे हैं, उस प्रकार के कार्य आपको करने के दे रहे हैं बालक को, तो उसके अंदर उस प्रकार के गुण का विकास हो जाएगा। चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, वसुधैव कुटुंबकम का विकास हो, सामाजिकता का विकास हो, नेतृत्व का विकास हो, सहयोग का विकास हो, कुछ भी हो, बालक के अंदर विकास। और शिक्षक इसी प्रकार से करता है। तो वही कह रहा है उद्देश्यों में शामिल करे, पाठ्यक्रम में शामिल कर रहा है, दूसरे राष्ट्र के बच्चों के समान व्यवहार करे। ये नहीं कि भेदभाव वाला व्यवहार करे। भेदभाव व्यवहार करेगा तो वही अंतर्राष्ट्रीय बोध का पालन नहीं कर रहा, तो कहां से करेगा? शिक्षण विधि में सुधार कर, ये नहीं कि यहाँ के बच्चे को जिस विधि में समझ में आती है वही विधि दी है, वो मिक्सअप करके कि वहां के बच्चों को भी समझ में आए, यहाँ के बच्चों को भी समझ में आए। दैनिक सामूहिक कार्यक्रमों के माध्यम से कार्य करें, अंतर्राष्ट्रीय दिवसों को मनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करें, अंतर्राष्ट्रीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जन्मदिन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियां लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन की व्यवस्था करके हम अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास बालकों के अंदर कर सकते हैं। मतलब इसके द्वारा हम क्या है, माहौल पैदा कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय की भावना में जीने का अवसर प्रदान करेंगे। तो ये चीज अवसर प्रदान करेंगे, माहौल, वातावरण तैयार करेंगे, तो बालक के अंदर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना अपने आप जन्म ले लेगी, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास हो जाएगा। तो ये है शिक्षक की भूमिका। लेकिन ये सारे कार्य कराएगा कौन? शिक्षक ही कराएंगे। ये कार्य हुआ, ये कार्य हुआ, ये कार्य, ये सब शिक्षक है। तो शिक्षक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षक चाहे तो देख अंतर्राष्ट्रीयता की भावना भरे, ना चाहे तो ना भर सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है मूल्यों, चौथा क्वेश्चन शायद है, मूल्यों के विकास में धर्म की भूमिका। मूल्यों के विकास में किसकी भूमिका? धर्म की भूमिका। चौथा क्वेश्चन कि धर्म की क्या भूमिका है। अभी हमने कहा मूल्य। मूल्य कौन होते हैं? जो समाज जिस आदर्शों को, जिस परंपराओं को, जिन संस्कारों को महत्व देता हुए हमारे मूल्य होता है। और समाज पर किसकी छाप होती है? धर्म की, जात की, इसकी छाप होती है। तो जैसा धर्म जात की छाप होगी, उसी प्रकार से समाज के आदर्श होंगे, समाज के सिद्धांत होंगे, और उसी का समाज के उसी आदर्श सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित होगा, जो कि उसका मूल्य होगा। वही कह रहा है, मूल्य का शाब्दिक अर्थ है उपयोगिता, वांछनीयता और महत्व। हम पहले ही बताए, सामान्यतः किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है, जिससे समाज के व्यक्ति का व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित होता है, उसे समाज का मूल्य कहते हैं। हमने पीछे भी बताया। अब यहां देखो, फ्लिंक ने एक परिभाषा दी है कि मूल्य मानव रूप मापदंड है, जिसके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होता है। अर्थात वह मूल्य यह है कि 10 विकल्प दिए हैं, उसमें से आप कौन सा विकल्प चयन कर रहे हैं। परिस्थितियां एक है, समस्या एक है, लेकिन अगर 10 व्यक्ति हैं, 10 का मूल्य अलग अलग है, और 10 ऑप्शन है, तो दोनों लोग 10 लोग अलग अलग ऑप्शन का चयन करेंगे। ठीक है। एक गड्ढा पार करना है, तो उस गड्ढा पार करने में 10 लोग का अपना अलग अलग करेंगे। एक गरीब की मदद करना है, गरीब दुखियारी दिख रही है, तो गरीब दुखियारी के प्रति लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होगी। वो अलग अलग प्रतिक्रिया किस हिसाब पर होगी? हमने कहा ना, उनका जो आचरण है उसके मूल्य से प्रभावित होता है। जैसा मूल्य होता है उसी प्रकार से वो आचरण करते हैं। तो जितने लोग देखिए, आप बैठे रहिए, सब लोग का आचरण अलग अलग दिखेगा, क्योंकि जैसा उनका मूल्य है उसी प्रकार से वो आचरण कर रहे हैं। और देखेंगे आचरण उनका कैसे प्रभावित होता है, या मूल्य जो उनका है वो किससे प्रभावित रहता है। जो समाज के नियम और आदर्श होते हैं उससे प्रभावित होता है। जो समाज के संस्कार, नियम, आदर्श होते हैं, उसी प्रकार से वो अपना मूल्य बनाते हैं। क्योंकि समाज में रहना है तो समाज की चीजें मानकर चलना होता। और समाज किससे, समाज के आदर्श, संस्कार, नियम किससे प्रभावित होते? धर्म और जाति से प्रभावित होते। ठीक, तो वही चीज है, कैसे प्रभावित होते हैं, इसका ये भी है। धर्म की भूमिका, उसी प्रकार से हमारा आचरण होता है, उसी प्रकार के हम नाटकों का मंचन करते हैं, उसी प्रकार से समाज सेवा का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से नैतिकता का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से हमारा पुरस्कार एवं दंड होता है। भाई, आतंकवादी जो है, उनका जो समुदाय, समाज है, उसमें लोगों को मार दो, वही उनका पुरस्कार, और यहाँ लोगों को मार दो तो दंड है। तो हर जगह अलग अलग, वही कह रहा हूं, धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर मूल्य निर्धारित होता है। समाज पर किसका छाप होता है? धर्म का होता है। उसी प्रकार पुरस्कार, दंड होता है, उसी प्रकार कष्ट सहने की मानसिक तैयारी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मूल्य को प्रभावित करते, धर्म की भूमिका इन सब पर। इस चौथा क्वेश्चन का अथवा में दिया था, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए शिक्षा की आवश्यकता। सांस्कृतिक विरासत के लिए जानना है कि संस्कृति है क्या। पहले जो हमारा खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, चाल चलन, जो हमारा है, हमारे समाज का, वही हमारी संस्कृति क्या है, वही हमारी संस्कृति। देखिए इसमें दिया भी, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों का रहन सहन, खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत,
भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मनुष्य को उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उनकी आस्था होती है और जो उनकी पहचान होती है। भाई जैसी आपकी संस्कृति वही आपकी पहचान है। हमने कहा पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे तो पाश्चात्य व्यवहार करते जा रहे, पाश्चात्य खान पान करते जा रहे, पाश्चात्य पहनाव ओढ़ाव करते जा रहे, तो वही चीज़ तो हुआ। जो हमारे संस्कृति क्या है, हमारा खान पान, पढ़ावा, रहन सहन, बोली भाषा, धर्म, आदर्श, ये सारी क्या है हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा यहाँ संस्कृति की परिभाषा, और वही उसी में हमारी आस्था होती है, वही हमारी क्या होती है, पहचान होती है। शिक्षा की क्या आवश्यकता है भाई? शिक्षा ही तो हमें बताएगी संस्कृति के बारे में। और संस्कृति ये होगी, सांस्कृतिक विरासत क्या होगी? सांस्कृतिक विरासत जो हमें हमारे पूर्वजों से, विरासत का मतलब जो हमारे अपने पूर्वजों से हमें प्राप्त हुआ, वो हमारी क्या है, विरासत ही तो है। हम कह रहे हैं, हम कहते हैं हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें वो विरासत में मिला है तभी तो रक्षा करेंगे, हम खुद थोड़ी ना बनाए हैं अभी। तो जो हमारी पुरानी, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, आचार विचार, रहन सहन, खान पान, ये सारी चीजें, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा की बात कर रहा है। वो जो प्राप्त हुई है उसी को कहते हैं सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा शिक्षा द्वारा कैसे की जा सकती है? उनकी पहचान करवा के, सांस्कृतिक विरासत है हमारी ये कैसे जानेंगे? शिक्षा के द्वारा जानेंगे, उनके अच्छाइयों को समझाएंगे, उसके द्वारा ही हम उसकी अच्छाइयों को समझ सकेंगे और उसको अपनाने में हमें आसानी होगी। शिक्षा ही वो हम बता सकती है कि हमें अपने पुरानी संस्कृति को अपनाना चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। उसका हम कैसे पालन पोषण करें, कैसे उसको बनाए रखें, उसको नष्ट होने से कैसे कम करें, ये हमें किसके द्वारा पता लगता है? कौन करवाता है? शिक्षा करवाती है। हमारे संस्कृति के अनुसार हमारे मूल्यों का विकास होता है, सांस्कृतिक विरासत के अनुसार। समाज को जागृत करके हम अपने संस्कृति, शिक्षा के द्वारा हम समाज को जागृत करेंगे और हमारे संस्कृति का हम नाश होने से हम बचा सकते हैं। जो सांस्कृतिक विरासत हमें मिली है, हम जैसे अभी कह रहे हैं ना, पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर हावी होती जा रही और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसका ह्रास हो जा रहा है। उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं? शिक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। उसके अच्छाइयों को बताकर, समाज को जागृत करके, उसका पालन पोषण करके, उसको अपना कर, उसकी महत्ता को प्रदर्शित करके उसकी रक्षा हम कर सकते हैं। और ये सब कर होगा कैसे? शिक्षा के द्वारा। शिक्षा में टीचर उनको बताए कि ये चीजें हैं, ये अच्छाइयाँ हैं। टीचर जिसको अच्छा कह देगा, शिक्षक छात्र उसी को अच्छा मानता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए शिक्षा को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। उत्तम सामाजिक व्यवस्था के सृजन एवं संचालन में आदर्शवाद के महत्व एवं योगदान की विवेचना की थी। आदर्शवाद, पाश्चात्य दर्शन, जो ऐसा पाश्चात्य दर्शन है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है। पहला ऐसा दर्शन पाश्चात्य, एकमात्र दर्शन पाश्चात्य का। तो आदर्शवाद को अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में आइडियलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडियलिज्म, जो दो शब्दों से, आइडिया प्लस इज्म और आइडियल प्लस इज्म से बना। आइडिया का मतलब विचार और इज्म का मतलब वाद, विचारवाद। और आइडियल का मतलब होता है आदर्श और इज्म का मतलब होता है वाद। तो क्या हो गया? विचारवाद और आदर्शवाद। आदर्शवाद इस विचार को सत्य मानता है, विचारों को सत्य मानता है, संसार को सत्य नहीं मानता। कहता संसार में हर चीजें परिवर्तनशील है, तो सत्य कैसे है भाई? आज इस तरह दिख रहा है, कल दूसरी तरह दिखेगा, तो सत्य कैसे है? सत्य तो परिवर्तनीय नहीं होते। तो वो कह रहा विचार परिवर्तनीय नहीं होते, जो विचार है वो वैसे को वैसे बने रहते। तो विचारों को सत्य मानता है तथा आदर्श
आदर्श क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, जो अभी पीछे हमने बताया था, के द्वारा आत्म अनुभूति की प्राप्ति की जा सकती है, विचार की प्राप्ति या सत्य को जाना जा सकता है। इन्हीं सत्यम शिवम सुंदरम के द्वारा हम आत्म अनुभूति को जान सकते हैं, विचारों को जान सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं, इसके पालन द्वारा। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं आदर्शवाद की परिभाषा। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है, ध्यान रखिए, पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। प्रयोजनवाद ने कहा विभिन्न तत्वों एवं क्रियाओं द्वारा निर्मित मानती है, ये कह रहा है कि ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती। वो कहते था कि वस्तु जगत ही आध्यात्मिक जगत है ही नहीं। प्रयोजनवाद वह ईश्वर को अंतिम सत्य किसको मानती है? यह ईश्वर को अंतिम सत्य तथा आत्मा को परमात्मा का स्वरूप मानती है। वो कहती थी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती थी और आत्मा को पदार्थ चेतन तत्व मानती थी। प्रयोजनवाद यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्म अनुभूति है। उसको क्या कहती थी? मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? सुखपूर्वक जीवन जीना है। और ये क्या कहती है? आत्म अनुभूत। आत्म अनुभूत का मतलब है ईश्वर से मिलाप, ईश्वर को जानना, ईश्वर के स्वरूप को जान लेना ही है। और वो क्या कहते थे? सुखपूर्वक जीवन जीना है। और कह रहे हैं वो सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए कौन सा सामाजिक जीवन जीने की बात कर रहे हैं, सामाजिक आदर्श और नियमों की बात कर रहे थे। और ये कह रहे हैं आत्मानुभूति है जिसे प्राप्त करने के लिए क्या है? आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा आपको। आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्य एवं नैतिक मूल्यों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शाश्वत एवं नैतिक मूल्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम के पालन द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये तो इसका परिभाषा। महत्व एवं योगदान की बात करें कि आदर्शवाद का क्या महत्व एवं योगदान रहा, तो ये शिक्षा के व्यापक स्वरूप को बताता है, ब्रॉड स्वरूप को बताता है, और जिसकी प्राप्ति वो सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा प्राप्त बताता है। जिसके उसको हम प्राप्त किसके द्वारा कर सकते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम द्वारा कर सकते हैं। इसमें शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और बालक को सही मार्ग के चयन एवं उसके विकास का दायित्व किसका होता है? शिक्षक का होता है। यहाँ पर हमने बताया था कि आदर्शवाद सब में है, सिर्फ प्रकृतिवाद को छोड़ दिया जाए तो बस, चाहे कोई सा भी दर्शन हो, सब में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नैतिकता के विकास पर बल देता है। उसी ने कहा नैतिक मूल्यों के पालन द्वारा हम आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकते हैं, तो नैतिकता एवं चैतिकता पर बल दिया गया। बालक के सर्वांगीण विकास है तो व्यक्तित्व के भौतिक, कलात्मक एवं नैतिक पर समान रूप से बल दिया गया कि बुद्धि का, उसके कला कौशलों का, उसके नैतिकता का समान रूप से विकास किया जाए, तभी बालक का सर्वांगीण विकास होगा। एक पक्ष का विकास नहीं, सारे पक्षों का विकास। यह स्व अनुशासन की बात करते हैं कि स्व अनुशासन हो बालक का, ऐसा ना हो डंडे वाला अनुशासन नहीं, दमनात्मक अनुशासन को नहीं मानते। ठीक है, लगभग सारे लोग स्व अनुशासन की बात करते हैं, कोई भी बात हो दंडात्मक अनुशासन की बात कोई नहीं करता, कोई भी दर्शन नहीं करता। चारित्रिक एवं आध्यात्मिक गुणों की विकास की बात ये करते हैं, चरित्र और आध्यात्मिक गुणों का विकास हो, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीने से ही हमें आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिक एवं नैतिक जीवन जीने से। ठीक, तो ये तथा आदर्शवाद का योगदान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन छठा देखते हैं। इस 55 में अथवा भारत में 9 विकसित जीवन मूल्यों की विवेचना कीजिए कि नए नए विकसित जीवन मूल्य कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से जीवन मूल्य हैं जो नए अभी अभी विकसित हुए हैं। नए विकसित जीवन मूल्य क्या? क्योंकि मूल्य वह चीज है जिससे हमारा व्यवहार प्रभावित होता है, जिससे हम
किसी कार्य को करने के लिए निर्देशित होते हैं, जो हमारे किसी भी कार्य को नियंत्रित करता है। इसलिए कहा है मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है, ध्यान रखिए क्या लिखा, मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है जिसे अपने संस्कारों तथा पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जीवन शैली का निर्माण करता है। मतलब अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी जीवन शैली, अपने आचरण का निर्माण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, अपने अवधारणाएं, विचार, विश्वास, आस्था, निष्ठा आदि का निर्माण करता है। ठीक, ये है। और इसमें आप मूल्य का परिभाषा भी डाल सकते हो, पीछे दो बार हमने मूल्य की परिभाषा दी है। तो नव विकसित जीवन मूल्य में जैसे शैक्षिक मूल्य हो गया, जो नए विकसित जीवन मूल्य, शैक्षिक मूल्य के अंदर जैसे स्वस्थ प्रतियोगिता हो गई, शिक्षण की नियमितता एवं निष्ठा हो गई, व्यवसाय के प्रति निष्ठा हो गई, सृजनात्मकता का पोषण हो गया, सद्भाव हो गया, ये सारी चीजें डाल सकते हैं। इसके अलावा नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, वैश्विक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्य। भाई नैतिकता जरूरी है आज के समय में। सांस्कृतिक मूल्य, हमारे अंदर अपने संस्कृति पर विश्वास करना जरूरी है, संस्कृति के प्रति आस्था जरूरी है। वैश्विक मूल्य, अपने भूमंडलीकरण की बात की, भाई एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान के द्वारा हम दूसरों की चीजों को जान सकते हैं, अपनी चीजों का विस्तार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। पर्यावरणीय मूल्य जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण आजकल बहुत ज्यादा दूषित होता जा रहा है। अगर पर्यावरणीय मूल्य विकसित नहीं हुआ तो इस समाज में, इस पर्यावरण में रहना मुश्किल हो जाएगा। सामाजिक मूल्य जरूरी है, समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सामाजिक मूल्य जरूरी है, साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना जरूरी है। अगर आपको जीवन में सफल होना है, एक अनुशासित जीवन जीना है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा ही हम किसी चीज को अच्छे से कर सकते हैं, किसी चीज को सही तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने पीछे ही बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य है कि किसी चीज को सही रूप में, उसके वस्तुनिष्ठ रूप में देखने की क्षमता आपके अंदर है, उस चीज को क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध रूप से करने की क्षमता आपके अंदर है, वो कहलाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वस्तुनिष्ठ रूप में देखने की क्षमता है। ठीक है, तो ये नव विकसित जीवन मूल्य है। अब आप हम आते हैं लास्ट छठे क्वेश्चन में। छठे में पहला है कि शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी जी का योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत नॉर्मली पूछा जाता था। बहुत सारे योगदान है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया ही दिया है, साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर गांधी जी का योगदान की बात करें तो बहुत सारा है। हमें स्वतंत्र कराया है, साथ साथ ये एक शिक्षा शास्त्री एवं दर्शन शास्त्री भी रहे। अगर इनके शिक्षा की परिभाषा देखी जाए तो मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास ही शिक्षा है, ये इनकी परिभाषा है। और वहां पर देखिए वही चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं जो हमने लिखा है कि गांधी जी ने मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा के योग मानते हैं। मनुष्य को जो है शरीर, मन, हृदय और आत्मा का क्या मानते हैं? योग मानते हैं। इनके योग से शरीर बना। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना ही शिक्षा का कार्य है। गांधी जी ने 3R, देखिए ध्यान रखिएगा, 3R और 3HS, 3RSS, RS और 3HS, ये दोनों ध्यान रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नेट के क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं, टाइट के क्वेश्चन में भी पूछे गए, किसने दिया, इसका क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। तीनों किसने दिया सबसे ज्यादा पूछेगा।
3R का मतलब है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। R का मतलब RR से ही नहीं रहेगा। रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक अर्थात पढ़ना, लिखना और गणना करना या गणित की शिक्षा। उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने 3R को 3H में बदल दिया। ध्यान रखिए, गांधी जी ने 3R को किस में बदल दिया? 3H में। रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक मतलब पढ़ना, लिखना और गणना करने को क्या कहा? 3H, हेड, हैंड एंड हार्ट। हेड, हैंड एंड हार्ट की शिक्षा में बदल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का कार्य केवल पढ़ना, लिखना और गणना कराना, सिखाना नहीं है, बल्कि उसके हाथ, मस्तिष्क और हृदय का भी विकास करना है। कि पढ़ना, लिखना, गणना कराना नहीं है, उसके शरीर, मन और आत्मा का भी विकास करना है। हेड एंड हार्ट का भी विकास करना है शिक्षा का कार्य, दोनों है। ध्यान रखिएगा। तो 3R को 3H में भी बदल दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दो 3R 3H एक नंबर में वैसे भी पूछा जाता है आपके उसमें। अगर योगदान की बात करें तो इन्होंने आत्मनिर्भर योजना, जिसको हम कहते हैं बेसिक शिक्षा, चलाई। बालक को आत्मनिर्भर बनने की में दी। इसमें हस्त कौशल की बात सबसे ज्यादा कही गई बेसिक शिक्षा के अंतर्गत। इन्होंने बालक को आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई। तो बेसिक शिक्षा के द्वारा इन्होंने हस्त कौशल पर सबसे ज्यादा जोर दिया, करके सीखने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। ये बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। तभी इनके परिभाषा में देखिए, मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास है, सभी चीजों का विकास। शरीर को क्या मानते थे? मन, हृदय और आत्मा का योग मानते थे, और इसी का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा मानते थे। तो इनका क्या है? सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। वास्तविक जीवन के लिए तैयार करते थे, इसीलिए हस्त कौशल पर सबसे ज्यादा ध्यान देते थे। इसीलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा दी थी। 1 से 8 तक के लिए बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने हैंडीक्राफ्ट या हस्त कौशलों के विकास पर सबसे ज्यादा बल दिया था। भारतीयों के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम की बात करते थे, जिससे इनका आधार मजबूत हो सके, नींव मजबूत हो सके। क्योंकि जितनी अच्छी नींव होगी उतना ही अच्छा मकान बनेगा। तो उस प्रकार के पाठ्यक्रम की बात करते थे। वर्ग भेद की समाप्ति की बात करते थे, इसीलिए इन्होंने हरिजन SC को हरिजन का नाम दिया। हरिजन मतलब हरि का जन, जो है कौन है? हरि का जन जो है, उसकी बात करते थे। इन्होंने नाम दिया SC को हरिजन का। तो वही कह रहा है कि वर्ग भेद की समाप्ति की बात करते थे। शारीरिक और मानसिक श्रम में जो अंतर है उसकी समाप्ति की बात है। ये नहीं कि शारीरिक श्रम करने वाला छोटा है, मानसिक श्रम करने वाला बड़ा है, ऐसा नहीं, दोनों बराबर है, उसकी बात करते हैं। क्रिया प्रधान शिक्षण विधि की बात करते थे, करके सीखने पर बल देते थे, इसीलिए उनका बेसिक शिक्षा था। ध्यान रखिएगा, किस पर? क्रिया प्रधान शिक्षा की बात करते हैं। समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं का एकीकरण, कि उसका प्रयोग एक जगह वो कर सके, जो ज्ञान क्रिया उसका प्रयोग का एक साथ कर सके, इस पर बल दे देते। एक साथ कर सकेगा, एक जगह कर सकेगा, तो उसका वो अधिकतम लाभ निकाल सकेगा, उस प्रकार के ज्ञान की बात करते थे। और साथ साथ शिक्षा का जो माध्यम है वो मातृभाषा की बात करते थे, क्योंकि मातृभाषा में कोई भी ज्ञान बालक को सबसे ज्यादा समझ में आएगा, सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, इसलिए मातृभाषा की शिक्षा की बात ये करते थे बालक। इनका देखिए, विद्यालय और समाज का निकट का संबंध बताते थे। विद्यालय समाज के अंतर्गत ही आता है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय होना चाहिए, इसकी बात करते थे। अनुशासन प्रिय जीवन था। अनुशासन प्रिय जीवन के लिए देखिए, वो अपना जीवन बहुत ज्यादा अनुशासित रखते थे। उनकी दिनचर्या पूरी तरह अनुशासित थी, खान पान हर चीज अनुशासित थी, बात व्यवहार भी अनुशासित थी। बात व्यवहार में देखिए, उन्होंने एक माँ अपने बालक को लेकर आती है और कहती है, गांधी जी ये बहुत गुड़ खाता है, इसको कह दीजिए गुड़ खाना छोड़ दे, आपके कहने से शायद छोड़ देगा।
तो गांधी जी ने उसको डेली डेली करके वो 10 दिन आई, तो 10वें दिन गांधी जी ने बालक से बोला कि बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाना से दांत सड़ जाएंगे, ज़्यादा गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा, उसने बोला गांधी जी से, आप ये बात पहले ही दिन बोल सकते थे, आपने मुझे 10 दिन फालतू दौड़ाया। गांधी जी ने कहा कि जब मैं भी उस समय गुड़ बहुत खाता था जब आप इसको लेके आए थे, जब मैं इस गुड़ खाना छोड़ पाया तभी मैंने इसको कहा, क्योंकि तभी इस पर मेरी बात का असर पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ता। क्यों, मैं तो गुड़ खा रहा था, इसको गुड़ खाने को छोड़ता तो इस बात पर असर नहीं पड़ता। तो अपने बातों में बहुत ज्यादा अनुशासित थे वो। शिक्षक पथ प्रदर्शक एवं सहायक बताते हैं, शिक्षक को क्या कहते हैं, शिक्षक जो है वो पथ प्रदर्शक एवं सहायक है। स्त्री शिक्षा पर बल देते थे, स्त्रियों को पुरुषों के समान स्त्रियों की शिक्षा की बात करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा में जो बताया, स्त्रियों के लिए स्त्रियों वाले शिक्षक या स्त्रियों वाले हस्त कौशल की बात करते थे और पुरुषों के लिए पुरुषों वाले हस्त कौशल की बात करते थे। तो ये तो था गांधी जी का शिक्षा में योगदान। बहुत सारे हैं, लेकिन आपके 8 नंबर के लिए इतना बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, छठे का 8वां देखते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बताइए। अभी पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में हमने पढ़ा था। श्री रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु जी का जो जन्म है वो कलकत्ता में हुआ था 1861 ईस्वी में, एक सभ्य सुसंस्कृत एवं संपन्न परिवार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो जो पूछा है डायरेक्ट उससे वो जैसे अगर कुछ उद्देश्य पूछा, शिक्षा का उद्देश्य होता है, शिक्षा के बारे में बताइए, फिर उसके उद्देश्यों में आइए, थोड़ा सा उसके बारे में बताना जरूरी है। तो वही चीज यहाँ पर भी रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा में योगदान, तो थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर उनके बारे में बताइए, फिर उसके बाद उनके शिक्षा में योगदान पे आइए। 8 नंबर के क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा करना जरूरी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। गुरुदेव हमने पीछे भी बताया था, गुरुदेव का जो है बचपन में ही वेद पुराण उपनिषद सब पढ़ लिए थे, तो इनका जो दर्शन है वो उपनिषदीय दर्शन का पोषक, अर्थात उपनिषदीय दर्शन से प्रभावित है इनका दर्शन। वो उपनिषदीय दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित है और उनके दर्शन में उपनिषदीय दर्शन के झलक मिलते हैं। लेकिन उपनिषदीय दर्शन को उन्होंने मानवीय दृष्टिकोण में देखा और समझा, मानवीय दृष्टिकोण में अपनाया कि मनुष्य के लिए किस प्रकार से लाभकारी हो सकते हैं, मनुष्य के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, उस रूप में उसको अपनाया और देखा और समझा। वे संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा का वास मानते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने अभी कहा कि जितने भी भारतीय दर्शन है, भारतीय दार्शनिक सभी परमात्मा को मानते हैं और इस संसार की रचना परमात्मा के द्वारा मानते हैं। तो वही कह रहा है, संसार के समस्त प्राणियों में परमात्मा को मानते हैं। इस आधार पर समाज के समस्त प्राणियों में एकात्म भाव से देखते हैं। एकात्म भाव का मतलब यह है कि जब सभी प्राणी में परमात्मा वास है, तो चाहे यहाँ का हो प्राणी हो, चाहे किसी दूसरे देश का प्राणी हो, सब में परमात्मा वास है। परमात्मा का ही हम पूजा कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वही कह रहा है, एकात्म भाव उत्पन्न करने पर बल देते। इसलिए इनके दर्शन में विश्वबोध दर्शन की झलक मिलती है। इसलिए वैज्ञानिक बहुत सारे दार्शनिक जो हैं इनको दर्शन को विश्वबोध दर्शन की संज्ञा देते हैं, क्योंकि एकात्म भाव कह रहे हैं सभी प्राणियों में जब ईश्वर व्याप्त है तो वहाँ का प्राणी अलग कैसे हो सकता है, यहाँ का प्राणी अलग कैसे हो सकता है। सभी प्राणियों को एक समान वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वो देखते हैं। इस पूरी कुटुंब को एक परिवार की भावना से देखते हैं। इसलिए इनका दर्शन जो है वो विश्वबोध दर्शन की संज्ञा दी गई है इनके दर्शन को। अगर इनका योगदान की बात करते हैं, नेक्स्ट स्वयं करके या स्वानुभव द्वारा सीखने पर इन्होंने बल दिया है बालक के। ये भी बालक को स्वयं करके सीखने पर ज्यादा बल देते हैं। गुरुदेव जो है, इनको गुरुदेव की भी संज्ञा दी गई।
गुरुदेव जो है बालक को स्वतंत्र रूप से विचार करने पर बल देते थे, अपनी शंकाओं को समाधान के लिए स्वतंत्र रूप से विचार करने पर बल देते थे, सोचने समझने के लिए स्वतंत्रता पर बल देते थे। मतलब स्वतंत्र छोड़ दो, अपने शंकाओं का समाधान करे, वो अब चिंतन करे, विचार करे, स्वयं अनुभव द्वारा इस पर बल देते थे। बालकों के बहुमुखी शिक्षा पर बल देते थे, बहुत सारी शिक्षाएं उसको मिले, उस पर बल देते थे। गुरुदेव जी थोड़ा प्रकृतिवाद से भी पोषित थे और बालक को समाज से अलग प्रकृति की गोद में शिक्षा देने की बात करते थे। विद्यालय को समाज के कौतूहल से अलग प्रकृति की गोद में स्थापित करने की बात करते थे। इसीलिए 1901 में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो कि प्रकृति की गोद में था, समाज के कौतूहल से दूर था। इसीलिए देखो, विद्यालय को शहर से बाहर प्रकृति के सुरम्य गोद में स्थापित करने की बात ये करते थे। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य पालन करने की बात करते थे कि ब्रह्मचर्य पालन द्वारा विद्यार्थी अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। हमने कहा कि सभी प्राणियों में एक ईश्वर को मानते थे, तो एकात्म भाव की बात भी करते थे। तो एकात्म भाव की बात करने के कारण इनके जो दर्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध या विश्व या यूं कहें वसुधैव कुटुंबकम की झलक मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बातें करते हैं, बालक में आत्म अनुशासन की बात करते हैं। हमने कहा ना, लगभग सभी दार्शनिक आत्म अनुशासन स्व अनुशासन की बात करते हैं, तो इन्होंने भी आत्म अनुशासन की प्राप्ति और इसकी प्राप्ति के लिए सामाजिक पर्यावरण की आवश्यकता पर बल दिया कि सामाजिक पर्यावरण होना जरूरी है, तभी बालक में आत्मनुशासन आ सकता है। तो ये तो था गुरुदेव जी का शिक्षा में योगदान। इसी के साथ शॉर्ट क्वेश्चन 6 तक खत्म हुआ। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम अपना अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यही वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और ये हमें पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा और आप इस वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकेंगे तथा अपने साथियों जो इस समय फर्स्ट ईयर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर करके उनके लिए भी रामबाण साबित करने की कोशिश करेंगे आप। तो ढेर सारा शेयर करिए, कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। हमारे जो भी डाउट है 7754984823 हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। इस पर कॉल और कमेंट व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।